हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, ये चैप्टर में जो है वो बेसिकली हम लोग मोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बस इसमें जो बात हुआ है वो कितने मोल्स में कितने एटम्स होंगे, कितना क्या होंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो चीज़ को सीख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको जो बेसिक बातें जो हम मेरी तरफ से जो बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात ये है कि ये जो लेक्चर होगा वो बहुत बेसिक बातें ना करके हाँ जो इम्पोर्टेंट बेसिक बात है उसको करेंगे, और हम लोग जो फोकस करेंगे वो क्या पैटर्न, मतलब जेईई मेंस, नीट, ये सब में कौन सा पैटर्न या कौन सा टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहा है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा, इस लेक्चर में केवल थ्योरी नहीं होगा बल्कि थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब कोई अगर एक थ्योरी और छोटा सा अगर कोई टॉपिक बात करेंगे तो उस टॉपिक से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन भी डील कर रहे होंगे साथ ही साथ। ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर को कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भी लेक्चर अगर स्टार्ट होगा तो उस लेक्चर के बीच में, उस टॉपिक के बीच में हम लोग उस टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो होगा सारे लेक्चर एक चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस लेक्चर से हम लोग जो है वो PYQ डिस्कस कर रहे होंगे। PYQ का जो सीरीज चल रहा होगा, PYQ का एक अलग सीरीज चलेगा। उस PYQ के सीरीज में हम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से आए हैं वो क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको हम PDF दे देंगे या फिर आपको हम PPT दे देंगे, उससे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, पहला ये 2 सीरीज। दूसरा, जितना भी चीज़ को पढ़ाया जाएगा उस चीज़ को रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले कंसेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। लेक्चर बाय लेक्चर फॉलो कीजिएगा। जो पहला लेक्चर अपलोड किया गया है उसको बनाइएगा, फिर उसको सीखिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आइएगा। ऐसे करते हुए क्या होगा ना कि हम कोई चीज़ अगर बोले कि हम पीछे लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस किए थे तो आपको आसानी होगा और हमको भी आसानी होगा समझाने में। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आसान होगा। तीसरा, कोई भी टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन हाँ बहुत बेसिक अगर पूछेंगे तो बहुत बेसिक में बात करके नहीं चलेंगे। कुछ जो हाँ बेसिक जो बातें होंगे वो हम आपको बोर्ड पे बता देंगे, वो आप अपना कॉपी में नोट करना चाहेंगे तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, या फिर अगर आपको भी समझ में आ जाए वो बेसिक बात तो लिखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि वीडियो लंबा करके वीडियो को लंबा खींच दें और फिर बोले कि 2 घंटा का वीडियो बन गया तो इस तरह मजा नहीं आता है, फिर आप भी जो बोर हो जाएंगे और फिर आप भी वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सीरीज का ये मेरा तरीका होगा पढ़ाने का। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा, लेक्चर में जो चीज बताया जाएगा उसको रिवाइज कीजिएगा। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाए तो फिर PYQ का सीरीज आएगा, उस PYQ को सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। आपका ये चैप्टर से या फिर कोई भी चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आपको जहां से मन करे जो क्वेश्चन PYQ या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम का जो भी एक पैटर्न का एग्जाम है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीजें फॉलो करना होगा। ठीक है, पहला, इस लेक्चर में जो होगा, हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में जो होगा वो हर एक लेक्चर का अपना एक वीडियो का टारगेट होगा। इस लेक्चर में इतना चीज को कंप्लीट किया जा रहा है, उस लेक्चर को हम लोग जो टारगेट होगा लेक्चर में उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बातें ना करके हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेते हैं बच्चे, उसके बाद क्या करते हैं उस चीज़ को क्वेश्चन में अप्लाई कर ही नहीं पाते, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो कंसेप्ट को थोड़ा सा जो भी है कंसेप्ट को उसको सीखिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो वही पैटर्न रहेगा मेरा कि कम से कम कहानी वाला बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वाला बात करें। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट, ये हमारा जनरल बात है, ये हमारा ज्ञान का बात है, ये हमारा पैटर्न होगा। ठीक है, तो यही पैटर्न को लेके आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर और सबसे फर्स्ट लेक्चर मूल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर का PYQ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। आज जो हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे उसमें से डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मोल, मीन्स मोल्स के बारे में जानेंगे, मोल्स का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, मोल टू मास कन्वर्जन सीखेंगे, उसके बाद इस दोनों चैप्टर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए
सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन टू मोल, मोल का इंट्रोडक्शन कहाँ से आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मोल जैसे कि क्या होता है कि हम लोग का केमिस्ट्री की भाषा में अगर बात करें तो एटम्स और जितने भी मॉलिक्यूल्स और ये आयंस जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए कोई चीज का अगर यूनिट सेट करना होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि अगर लेना है सब्जी लेना है तो हम लोग केजी में या ग्राम में बात करते हैं, ठीक है। कहीं डिस्टेंस कवर करना है तो हम लोग किलोमीटर, मीटर या मीटर में बात करते हैं, ठीक है। तो सबका एक ऐसा यूनिट फिक्स किया गया। तो उसी तरह केमिस्ट्री की भाषा में अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो सेट किया, हम लोग ने नहीं बल्कि साइंटिस्ट लोगों ने सेट किया, क्या किया, मोल का कंसेप्ट को सेट किया, मतलब मोल का यूनिट सेट किया, ठीक है। तो वहीं से आया मोल का बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मोल क्या है, ठीक है, एक मोल या फिर मोल्स क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि एक मोल पार्टिकल बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। तो पार्टिकल जब बहुत छोटे छोटे साइज के हैं तो जब ये पार्टिकल जो रहते हैं एक साथ कंबाइन कर रहे होते हैं, एक साथ कंबाइन कर रहे होते हैं मतलब एक साथ जमा होके, और ये कितने पार्टिकल जमा होंगे एक मोल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पार्टिकल जब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब एक साथ एक जगह पे आते हैं तो एक मोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहें, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ Na स्पीसीज, ठीक है। ये बेसिकली जो एक मोल है वो कलेक्शन है एक मोल स्पीसीज का, कि एक मोल्स जो है इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ Na स्पीसीज। Na स्पीसीज मतलब क्या है कि Na, ये जो Na है ये आपका है एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये नंबर कितने के बराबर होता है, तो ये नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना के बराबर होता है, ठीक है। अब बात आता है कि स्पीसीज क्या है, इसमें स्पीसीज में क्या क्या है। तो स्पीसीज हो सकता है एटम होगा, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है, या फिर आयंस हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या बात किया कि ये जो जब एक मोल जो होता है वो Na स्पीसीज के बराबर होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं Na स्पीसीज जो होते हैं वो एक मोल का फॉर्मेशन करते हैं। Na स्पीसीज कहने का मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने, ठीक है। मतलब इतने पार्टिकल्स या फिर इतने आयंस या फिर इतने एटम्स मिलके और कितने एक मोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब भी एक मोल का बात का आएगा तो समझ जाना है कि वो Na स्पीसीज होगा। अब जैसे कि अगर एक मोल पेन का बात करते हैं, ठीक है, मेरे पास एक मोल पेन है, तो एक मोल पेन है मतलब कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना पेन है, ठीक है। अगर हम बोले कि 2 मोल मेरे पास O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इसमें कितने, तो एक मोल में हमको पता है कि एक मोल O2 अगर होगा तो वो होगा Na के बराबर, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो 2 मोल कितना होंगे, तो 2 इंटू Na लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक। अगर 3 मोल अगर O2 होगा तो कितना होगा, 3 मोल O2 मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो कितना होगा, तो 3 मोल O2, एक मोल में अगर Na स्पीसीज तो 2 मोल में कितना 3Na, ठीक है। यहां से ये पता चल रहा है कि एक मोल में अगर कभी भी किसी भी चीज का, ठीक है, एक मोल अगर N2 बोल देगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। मतलब किसी भी चीज का एक मोल जो होगा वो 6 एवोगाड्रोस नंबर मतलब Na के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक मोल अगर बात की हम लोग पेन का तो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एक मोल O2 स्पीसीज का O2 मॉलिक्यूल्स का बात किए तो Na O2 मॉलिक्यूल्स हो रहा है, तो 2 मोल में 2Na, 3 मोल में 3Na। तो अगर हम इसी तरह अगर लिखते जाएं और अगर n मोल अगर बात करें, n मोल किसी भी चीज का, O2 का नहीं किसी भी चीज का, तो अगर वो कितना होगा तो कितना होगा, n मोल्स में कितना होगा n इंटू Na ये होगा। मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि n मोल अगर किसी भी स्पीसीज का अगर लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स, जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आता है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स दिया गया है, इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर Na से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक, अब दूसरा, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया हुआ है मेरे पास, दूसरा अगर फॉर्मूला अगर इसी फॉर्मूले से बनाना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर। ये दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला जो है, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग ये फॉर्मूला का यूज आगे आएगा। जैसे कि अब आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे निकालिएगा 5 मोल CO2 में कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा ये बताइए। देखिए यहां से हम लोग पहला अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वो लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए एक मोल CO2 में कितना स्पीसीज होगा, Na होगा, मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होगा। अब मेरे पास 5 मोल बोला है, तो अगर जिस तरह यूनिटरी मेथड, एक मोल में इतना स्पीसीज है तो 2 मोल्स में कितना होगा, 2 इंटू, अब मेरे पास कितना, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मेरे पास 5 मोल दिया हुआ है, तो 5 मोल में कितना होगा, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होगा। ठीक है, आपका ये आंसर। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5Na के बराबर होगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा, और भी क्वेश्चन अगर 10 मोल में बोलता तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता, मतलब जितना भी मोल दिया हुआ है उसमें एवोगाड्रोस नंबर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स जो होगा उस पार्टिकुलर मोल में कितना कंटेन करेगा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे में क्या पता चला, हम लोगों को ये पता चला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जो वो बराबर होगा वो नंबर ऑफ n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, इसके बराबर होगा। ठीक है, या फिर यहां से एक और इसी को अगर उल्टा लिखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मतलब ये दो फॉर्मूला से हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो उस नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास अगर गिवन है तो ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछता है। ठीक है, जैसे कि पहला अभी क्या देखे हम लोग, इस एग्जाम्पल से हम लोग ये देखे कि 5 मोल CO2 में कितना आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, तो ये कितना आया था, 5Na आया था। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और है इसी में, इससे रिलेटेड देखते हैं ये क्वेश्चन को। तो इससे रिलेटेड में क्या करते हैं कि देखते हैं, अगर मान लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 रख लेते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, तो फिर इसमें बताना है कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कितने मोल्स में कंटेन करेगा, ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6 इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मोल में कंटेन करेगा ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले ये पता है कि हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास क्या दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 डिवाइडेड बाई Na, ये होगा। अब जब ये Na है तो ये भी तो Na ही है, इतना टर्म, तो ये Na से ये Na खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, 3 मोल। मतलब इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में कंटेन करेंगे, वो 3 मोल में कंटेन करेगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों उल्टा सीधे दे सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने भी दे सकता है या नंबर ऑफ मोल्स दे सकता है। इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने देगा तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने देगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर तो नॉन है तो ये तो निकालने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो अगर देखते हैं तो हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O मॉलिक्यूल्स, दूसरा CO2 मॉलिक्यूल्स, तीसरा NH3 मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स है। अब इस मॉलिक्यूल्स में जो है डिफरेंट मतलब दो या दो से अधिक एटम्स हैं। ठीक है, इस H2O में बात करेंगे तो इस H2O में दो हाइड्रोजन के एटम हैं और प्लस एक ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें एक कार्बन के एटम्स हैं और प्लस दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये निकालने का क्या क्या रीजन है, ये हम बताएंगे आगे, इसका यूज करेंगे आगे। ठीक है, नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन एटम्स है और 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह किसी का भी निकालने दे सकता है, मतलब CH4 में कितने एटम्स हैं, तो ये पता चलने करने के लिए एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन एटम है और कितना 4 हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो क्या दिक्कत होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या देते हैं, सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि 5 मोल ऑफ H2O गिवन है, कितना 5 मोल ऑफ H2O गिवन है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना होगा इसमें, तो इसमें 5 × Na होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें किसी का भी अगर नंबर ऑफ निकालने बोले, अगर मान लेते हैं ये निकाल लीजिएगा इसको, 2 मोल्स में कितने होंगे, इसमें 3 मोल्स में कितने नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स होंगे और 4 मोल्स में कितने CH4 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सब में सिंपल है, सब में क्या सिंपल है कि इसमें 2 × Na होगा, 2 × एवोगाड्रोस नंबर, अभी देखे थे फॉर्मूला कि अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम लोग उसमें एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो निकल के आ जाएंगे। 3 मोल्स में कितने होंगे, तो 3 × एवोगाड्रोस नंबर, 4 × एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये यहाँ तक चीजें सिंपल थी। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते थे। ठीक है, अब उल्टा जाते हैं थोड़ा सा, अब इसमें इसको हटाते हैं, अच्छा रहने दीजिए इसको। दूसरा, अगर इसी को अगर हम देखें तो अगर इसमें देखते हैं इसमें क्या गिवन है मेरे पास कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 12.06 × 10⁻23, इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स गिवन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इतना नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो बताइए कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो NH2 मींस कितने नंबर ऑफ मोल्स में कंटेन कर रहा होगा, ये बताना है। दूसरा, इसमें H2O का मोल्स बता दीजिए। इसमें बताने के लिए क्या बताए थे कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और मेरे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोल रहा है तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स को सिंपल हम डिनोट करेंगे अगर, तो इस तरह लिख सकते हैं NH2, स्मॉल n से दिखाते हैं। ठीक है, तो NH2, तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मेरे पास गिवन होगा उसको अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास गिवन नंबर कितना है, तो 12.046 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई Na क्या है 6.022 × 10⁻23। तो यहां से अगर काटेंगे, इसको काटा पिटी मिचा लीजिए, आप काट लीजिए, इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 2 मोल्स। मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि इस नंबर ऑफ जो नंबर दिया गया है ये नंबर 2 मोल्स में कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, अब 2 मोल, अब यहां से ये मोल किसका निकला है, NH2O का। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन यहीं तक नहीं रहता है, क्वेश्चन आगे भी बनता है कि हमको N हाइड्रोजन का निकाल के बता दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का बता दीजिए। ठीक है, इसमें कितना होगा, तो देखिए कभी भी ऐसे एटॉम, इसको मिटाएं, इसको मिटा देना चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यही एग्जांपल को आगे लेंगे।
देखिए अब मेरे पास क्या है कि NH का निकालने बोला है, NH2O को मेरे पास पता चला है वो कितना है 2 मोल, ठीक है। N हाइड्रोजन का निकालने बोल रहा है और N ऑक्सीजन का निकालने बोला गया है, ठीक है। ये दो चीज निकालना है मेरे पास, ये निकल के आ गया है। तो क्या ये इतना ही ये होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभी बता रहे थे कि H2O में जो होता है वो कितना है 2 मोल, 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन आइटम्स, ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा निकालने दे, कभी भी क्वेश्चन ऐसा दे, तो सिंपल एक इसको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 1। उसके बाद मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इसमें कितना है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 डालेंगे। ऑक्सीजन कितना है तो N ऑक्सीजन बाई ऑक्सीजन कितना है तो 1 है। तो इस फॉर्मेट में आप लेके चलिए, उसके बाद सबका निकाल देंगे। देखिए NH2O हम निकाल के लाए हैं अभी, वो कितना है 2/1। हमको N हाइड्रोजन पूछा गया है तो N हाइड्रोजन बाई 2 है। पहले ये दो लेके इसको निकाल लेंगे तो N हाइड्रोजन कितना निकल के आया 2, ठीक है, 2 मोल्स, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन को यूज करते हैं जो पता है मेरे पास, ठीक है। इसको और इसको यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। तो इसको और इसको यूज करेंगे तो क्या पता चलेगा, 2 मोल्स वाटर का पता है यहां से, 2/1 इक्वल टू N मोल्स ऑक्सीजन का इंटू 1। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, N ऑक्सीजन इक्वल टू क्या आएगा 2। सही है, सही है। ऑक्सीजन का 2, इसका 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या पता चलता है कि NH2O का जो है वो कितना निकल के आया था 2 मोल, N हाइड्रोजन का कितना निकल के आया 4 मोल, N ऑक्सीजन का कितना निकल के आया तो निकल के आया 2 मोल, ठीक है। हमने सारा चीज निकाल दिया, एटम्स का भी मोल्स निकाल दिया और वाटर का भी मोल निकाल दिया। मेरे पास यहाँ गिवन क्या था इस क्वेश्चन में मेरे पास गिवन था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ मोल्स वाटर का भी निकाला, हाइड्रोजन का भी निकाला, ऑक्सीजन का भी निकाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं इसी से रिलेटेड, लोग स्टार्ट करते हैं कि अब दूसरा एक एग्जांपल लेके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल्स में हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं कार्बन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, इतना निकालना है, ठीक है। इसमें अब मेरे पास गिवन क्या है इस CH4 मॉलिक्यूल्स के बारे में कि CH4 मॉलिक्यूल जो गिवन दिया गया है वो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल जो गिवन है CH4 मॉलिक्यूल्स, वो सेम एग्जांपल लेते हैं 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना गिवन है, ठीक है। हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सेम चीज निकालना है। हमको बताए थे कि अगर CH4 मॉलिक्यूल्स का अगर नंबर ऑफ मोल्स पता करना है तो सबसे पहले जो गिवन मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकालते हैं। तो गिवन मोल्स में से, गिवन नंबर में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना गिवन है, ठीक है, उसमें से अगर एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड कर देते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसमें से अगर एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा 2 मोल्स निकल के आएगा, ठीक है। ये 10 टू द पावर 23 से 23 कट जाएगा और ये इधर से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 मोल्स निकल के आया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन का चाहिए और कार्बन का चाहिए, तो सेम इक्वेशन जो लिखने बोले थे, क्या बोले थे कि NCH4/1, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ नीचे कितना लिखेंगे तो इस CH4 मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो 4 हैं तो नीचे 4 जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन बार बार आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ही कोई जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन कितना है तो 1 है। तो ये इक्वेशन मेरा निकल के आ गया। अब ये देखिए ये हम लोग निकाल के लाए हुए हैं, ये कहाँ से निकाले हुए हैं तो यहाँ, तो 2/1 होगा ये, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और बाई कितना है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 8 मोल निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा
अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के बारे में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बाई 1 इक्वल टू इसको NCH4, NCH4 का कितना है, NCH4 बाई 1 इक्वल टू NC बाई 1, ये निकाल सकते हैं। तो NCH4 का पता है 2 बाई 1, अभी निकाले थे इधर, ठीक है। NC बाई 1, तो NC इक्वल टू कितना आएगा, 2 मोल। तो CH4 मॉलिक्यूल्स के बारे में सब कुछ पता कर चुके हैं। CH4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स कितना आया, CH4 मॉलिक्यूल्स कितना आया, तो 2 मोल आया, ठीक है। नंबर ऑफ NH मॉलिक्यूल्स कितना आया, नंबर H मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H मॉलिक्यूल्स मेरे पास 8 मोल आया। उसके बाद कार्बन मॉलिक्यूल्स कितना आया, कार्बन एटम्स के बारे में कितना मोल्स आया है, तो 2 मोल आया, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे निकलता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकाल सकते हैं। उसमें जो एटम जितने एटम से मिलकर बना है उस एटम्स का मोल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है। दूसरा कि एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें ग्लूकोज का बात करते हैं। ग्लूकोज का एग्जांपल जैसे C6H12O6, ये एग्जांपल है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। इस ग्लूकोज में एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, उसमें मोल्स निकालेंगे कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। अगर निकाल लेंगे तो फिर मेरा कंसेप्ट जो है, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब ग्लूकोज के बारे में, इसको मिटाते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्या कीजिए ना, कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसको जो आगे जो स्टेप वो करने वाले हैं, उस स्टेप को अपने से सोचने की कोशिश कीजिए, क्या वो स्टेप हम सोच पा रहे हैं। अगर सोच पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। पहले नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन जैसे 1-2 क्वेश्चन हो जाए तो अगला स्टेप अपने खुद से सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे गिवन जो मेरे पास है, सेम अगर ले लेते हैं, गिवन मेरे पास जो है वो गिवन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं 12.046 इंटू 10⁻23, इतना मेरे पास गिवन है। आपको निकालना है कि नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितना है, मतलब C6H12O6 क्या होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन का मोल्स निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। इतना काम करना है। कैसे होगा, सिंपल, कि सर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है या सिंपल ट्रिक है, क्या उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 ये कैसे निकलेगा, तो 12.046 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है आपका एवोगाड्रोस नंबर ही तो है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। ये पूरे मॉलिक्यूल्स का जिसका गिवन है वही निकल के आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ग्लूकोज का गिवन है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो फिर से 2 और ये कट जाएगा, ठीक है, 2 मोल्स। देखिए हर बार यही ले रहे हैं ताकि काटने में आसानी रहे, बार बार ये काटने पीटने से नहीं सिखाना है आप लोगों को, ठीक है। कंसेप्ट क्या है वो सीखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मेरे पास ये पता चल चुका है, ये कितना है, 2 मोल्स। अगर मॉलिक्यूल्स का पता चल गया है तो एटम्स के बारे में निकालना सिंपल है। क्या सिंपल ट्रिक है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 बाई 1, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन का निकालना है, मोल्स ऑफ कार्बन। इसमें कितना है, तो इसका कितने कार्बन कितने एटम्स हैं, तो 6 एटम से मिलके बना है तो 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो नीचे में कितना से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए C6H12 कितना है 12, तो इसलिए 12 से यहाँ करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स बाई ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए इस मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन है, तो इसको 6 से, ठीक है। ये इक्वेशन बना लिए। अगर ये इक्वेशन बना लिए आप, ये अगर सही से लिख लिए तो फिर चीजें आसान हो गई, ठीक है। कैसे आसान है, इसका देखिए, इसका ये हम लोग निकाल के लाए अभी, यहां से 2 मोल,
1, ठीक है। कार्बन का निकालना है, ये हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन यूज करके Nc इक्वल टू कितना आएगा, 12 मोल कार्बन का निकल गया। अगर हम लोग निकालें हाइड्रोजन का तो ये इक्वेशन को फिर से यूज करेंगे, C6H12O6 बाई 1 इक्वल टू NH बाई 12। ये मेरे पास पता है ये कितना दिया हुआ है, 2 बाई 1 इक्वल टू NH बाई कितना है 12, ठीक है। तो यहां से NH का कितना निकल जाएगा, NH का आएगा आपका 24 मोल, ठीक है। N ऑक्सीजन का निकालिएगा तो सेम इसको और इसको इक्वेट कर लीजिएगा, तो यहां से आएगा आपका 12 मोल, ठीक है। ये आया कितना 24 मोल। कार्बन का कितना आया था, कार्बन का आएगा 12 मोल, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। यहां से क्या पता चला, दो चीज सीखे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन है तो अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने देगा तो हम लोग सिंपल एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के ले आएंगे, ठीक है। अगर उल्टा दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे और निकाल के ले आएंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स। अब एटम्स का कैसे निकालेंगे, तो एटम्स के लिए हम लोग ये सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का निकाल लेंगे और मॉलिक्यूल्स का निकालने के बाद फिर क्या होगा कि हम ये इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इस इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद और ये लगा के सारे का निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरा, क्या हर बार ये मॉलिक्यूल्स का ही गिवन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, एटम्स का गिवन होगा। हो सकता है कि एटम्स दे देगा कि इसी एग्जांपल में, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इसी एग्जांपल में क्या करते हैं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था ना, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हटाइए और यहां कीजिए इस ग्लूकोज, अच्छा ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर जरूरी नहीं है, हम क्या बोले कि जरूरी नहीं हो कि हर बार मॉलिक्यूल्स का दे और एटम्स का पूछे, ऐसा नहीं है। किसी भी एक एटम्स का दे देगा और उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि गिवन है मेरे पास, सपोज गिवन मेरे पास है, गिवन 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23, ये गिवन था। ये इस टाइम क्या गिवन है, ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मिटा के लिखते हैं फिर से, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CH4 मॉलिक्यूल्स, ये दिया गया है 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये हाइड्रोजन का दिया गया है, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ CH4 बता दीजिए और इसमें बता दीजिए कार्बन का क्या है और हाइड्रोजन का क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ये चार का। देखिए पहले जो दे रखा था, पहले जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या दिखा रहा था, उसमें ये डिफरेंस था कि CH4 का दिया हुआ था, एटम्स का पूछ रहा था, ठीक है। अभी जो है दिया गया है, अभी कार्बन का हाइड्रोजन का दिया हुआ गया है और ये बाकी का पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज वाले में भी कर सकता है, ऑक्सीजन का दे देगा और ग्लूकोज को पूछ लेगा या फिर हाइड्रोजन का पूछ लेगा, ठीक है। किसी का भी देके और किसी का भी पूछ सकता है, तो हम लोग किसी का भी देगा तो किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो CH4 का निकालना है, सबसे पहले जो गिवन है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स गिवन है किसका, हाइड्रोजन का, तो उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में से निकालना है। तो अगर जो गिवन नंबर है 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23, हर बार ये नंबर लेने का पीछे रीजन ये है कि चीजें सिंपल हो, समझने में आसान हो, ठीक है। बाकी आप काटा पीटी मिटाना सिखाना थोड़े है, कैलकुलेटर रहेगा मार दीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कितना से एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल के आएगा, तो 2 मोल निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से ये किसका निकल के आया, हाइड्रोजन का निकल के आया, हमको निकालना है किसका, CH4 का निकालना है और कार्बन का निकालना है। तो सेम इक्वेशन को फॉर्म कीजिए इस बार, तो NCH4 by 1 इज इक्वल टू N कार्बन बाई 1, क्योंकि 1 क्यों, CH4 में कितने हैं, CH4, इसमें कार्बन का कितना एटम्स है 1, इसीलिए 1 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का कितना है 4,
4 हाइड्रोजन है तो इसलिए 4, ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। जब ये इक्वेशन अगर सही से फॉर्म कर लिया आप तो फिर आगे का चीजें आसान है। आगे का चीजें आसान कैसे है? CH4 का नहीं पता है, लेकिन ये इसका पता है, ठीक है, इसका पता है, तो हाइड्रोजन का पता है, तो हाइड्रोजन का कितना मोल निकाले हैं? 1 मोल, ठीक है। अब हमको चाहिए पहले कार्बन का ही निकाल लेते हैं, तो NC/1 होगा, ठीक है। तो NC इक्वल टू कितना मोल आ जाएगा? ऊपर लिखते हैं NC इक्वल टू कितना मोल आ जाएगा? तो 2 मोल आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमको चाहिए CH4 वाले का, तो अब CH4 वाले का चाहिए तो ये दोनों इक्वेशन जो नोन है एक अननोन को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो NCH4 मतलब मोल्स निकालने के लिए CH4/1 इक्वल टू NH का पता चला यहाँ से 2 मोल डिवाइडेड बाई 1, तो NCH4 का यहाँ से निकल के आएगा 2 मोल, ठीक है। सही बनाए हैं ना? हाँ, 2 मोल इसका था, ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ, यहाँ 4 भी था इक्वेशन, वही तो, ठीक है। देखिए 4 भी यहाँ था तो ये NC/4 होगा ना, तो ये कट जाएगा, तो इससे निकल के आएगा 2, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये 0.5 मोल आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं गलत होता है तो फील हो जाता है कि नहीं गलत हो रहा है कुछ, ठीक है, 0.5 मोल, ठीक है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो यही सेम ऐसे ही होगा, तो इसको काटेंगे तो फिर से कितना होगा? 1/2 बचेगा, तो ये कितना आएगा? 0.5, ठीक है। देखिए CH4 का पता था, हाइड्रोजन का पता था, हाइड्रोजन का कितना निकल के आया है? 2 मोल निकल के आया, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से देखिए हम लोग किसका किसका निकालें? NCH4 का निकालें, कितना आया? NCH4 वाले में निकाले तो 0.5 मोल आया, ठीक है। N ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निकालें तो वो निकल के कितना आया है? हाइड्रोजन का कितना आया है? 2 मोल, ये तो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना निकल के आया है? तो 0.5 मोल निकल के आया है, ठीक है। ये आपका यहाँ से, यहाँ क्या गिवन था? इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था पहले वाले क्वेश्चन से? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन था और उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था सबका। यहाँ किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या दिया हुआ है? किसी भी एटम्स का मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हुआ है, और वहां से हमको सबका मोल निकालना था। तो ये प्रोसेस है, ये से निकालते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब किसी का भी देगा, किसी का भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें अलग सारा डिस्कस कर देंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बल्कि इतना मैं 3-4 को एग्जांपल डिफरेंट जितना एग्जांपल बन सकता था कर लिए हैं, और तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे शायद 9-10 इस समय, ठीक है। तो एटॉमिक वेट क्या है? तो एटॉमिक वेट जो होता है वो मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का क्या मास है इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज का मेजरमेंट करना होता है एक यूनिट फिक्स करना पड़ता है, बिना यूनिट का कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मार्केट में वाला जो पहले एग्जांपल दिए कि मार्केट में जाएंगे तो अगर हम बोलेंगे सिर्फ 3, तो क्या वो समझेगा कुछ? 3 kg चाहिए, 3 ग्राम चाहिए, क्या चाहिए वो चीज, ठीक है। तो मतलब यूनिट सेट करना पड़ता है। तो एटॉमिक वेट का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब बात आता है कि एक AMU जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसके पीछे का कहानी क्या है कि पहले कोई भी अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि इसको समझिए, AMU के पीछे रीजन क्या है, मान लेते हैं मार्केट क्या है। मार्केट में देखते होंगे तराजू लेता है, तराजू में देखते होंगे एक साइड जो होता है वो पहले से उसका मेजरमेंट रखे हुए रहता है, ऐसा नहीं, ऐसे जानते क्या दोनों तरफ एक साइड चढ़ाता है, दोनों तरफ नहीं चढ़ाता। एक तरफ जो है वो पहले से अपना 1 kg का जो है वो सेट करके रखे हुए रहता है कि हमको 1 kg मांगेगा अगर कस्टमर, तो हम उसको 1 kg को वहां रख लेंगे और दूसरी तरफ जो मांगेगा उसको दे देंगे, ठीक है। दूसरा, इसका 1 kg के पीछे सेट करने के पीछे रीजन क्या है? ये पहले से रेफरेंस सेट किए हुए हैं, ठीक है। रेफरेंस सेट किए हुए मतलब इसके रेफरेंस में ही आपको कोई भी चीज देगा। जैसे अगर मांगिएगा कि 1 kg दे दीजिए उठा के, अगर सब्जी, कोई भी सब्जी मान लीजिए अगर आलू ही लेने गए, ठीक है, 1 kg आलू ही लेने गए
तो अगर 1 केजी आलू लेने गए हैं तो ये 1 केजी का पहले से अपना सेट किए हुए कि अगर कोई आएगा 1 केजी हमसे मांगेगा तो ये चीज को हम चढ़ाएंगे 1 केजी वाला जो मेरा है, और उसमें हम जो है आलू को भर देंगे। जितना आलू इसके बराबर आएगा उतना हम उसको कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, तो ये तो जनरल भाषा में बात हो गया। तो क्या केमिस्ट्री की भाषा में मतलब ये है कि रेफरेंस सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर किसी भी एटॉमिक वेट को अगर मेजर करना है, अगर लेना है, तो उसके लिए भी रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो रेफरेंस क्या होना चाहिए, वो रेफरेंस जो सेट किया गया वो कार्बन का सेट किया गया। ठीक है, तो अब बात आता है कि कार्बन को ही क्यों लिया गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन को लेके भी रेफरेंस सेट किया गया था, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं किया तो उसको हटा दिया गया। अब कार्बन को लेके काम किया गया, तो कार्बन में देखा गया ये सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि कार्बन जो होता है वो ज्यादा आइसोटोप्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। दूसरा, इसका रिएक्टिविटी भी उतना नहीं है, जो बहुत तेज रिएक्टिव या बहुत स्लो रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इसको रखा गया। तो बोला गया कि इसका यूनिट जो होगा वो AMU होगा, और एक AMU जो बराबर होगा वो बराबर होगा 1/12 और मास ऑफ C12 एटम। मतलब एक AMU जो बराबर होगा 1/12 मास ऑफ C12 एटम। C12 देखो, कार्बन C13 भी है लेकिन उसको नहीं लिया गया, C12। ठीक है, क्योंकि इसका C12 का पीछे रीजन क्या है कि इसका एबंडेंस मतलब एग्जिस्टेंस जो नेचर में है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेट किया गया। 1 AMU इक्वल टू जो आया वो कितना आया, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर बात करेंगे हम ऑक्सीजन का अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का अगर आएगा, ऑक्सीजन एटम का अगर एटॉमिक वेट का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का 16 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अगर बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में तो नाइट्रोजन का 14 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, ये कंसेप्ट चलता है। ठीक है, तो अब यहां से ये समझ में आया। देखिए, इसको अगर लिखेंगे तो इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 16 AMU। इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 14 AMU। इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 AMU। मतलब क्योंकि ये जो है ये क्या है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ये क्या है, AMU ही तो है। तो 16 × AMU, तो इसीलिए देखिएगा एटॉमिक वेट का जो होता है, एटॉमिक वेट जो लेते हैं वो क्या लिखते हैं, AMU में लिखते हैं। तो इसीलिए लिखा मिलेगा एटम्स का जो होगा, ऑक्सीजन एटम्स का 16 AMU, 14 AMU, फिर ये 1 AMU। ठीक है, हाइड्रोजन का AMU को। अब बात आता है क्या ग्राम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मतलब अगर ग्राम में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, हाँ ग्राम में भी कर सकते हैं। तो ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, एक AMU जो बराबर होता है वो बराबर होता है 1/N एटम के बराबर होता है। कितना, 1/N एटम। अब Na एटम क्या है, Na क्या है, तो Na जो होता है वो क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो अगर इसको लिखना है ग्राम में, ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो 16/1/Na से डिवाइड कर देंगे ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम आएगा, ये मोल नहीं आएगा। ठीक है, इतना ग्राम होगा। ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो 14/Na इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये AMU से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राम में। अगर इसका बात करेंगे तो 1/Na कर देंगे, तो इसको अगर लिखेंगे तो कितना निकल के आएगा, हाँ 1/Na, ये ग्राम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोलर मास के बारे में। ठीक है, अभी एटॉमिक वेट के बारे में बात हो गया, और अब जो बात है वो क्या है, मोलर मास के बारे में बात करेंगे। तो मोलर मास क्या है, तो जैसे मोलर मास जो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब 1 मोल सब्सटेंस का कितना मास होगा, इसी को बोला जाता है क्या, मोलर मास। अब हमको पता है, अभी बताए थे स्टार्टिंग लेक्चर का स्टार्टिंग में ही, कि 1 मोल जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23। इसको बोल सकते हैं ये किसके बराबर है, ये Na ही तो है, मतलब एवोगाड्रोस नंबर ही तो है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए
मतलब एक मोल में हम बोल सकते हैं कि वो Na स्पीसीज होगा, Na, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो या स्पीसीज लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमको पता है कि एक मोल्स में, अब अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में पता है इसका एटॉमिक वेट लिखे तो कितना होगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो बताए थे वो क्या बताए थे, 16/Na इतना ग्राम था, ठीक है। और अगर इसको अगर लिखेंगे तो इसको अगर लिखना है तो 16 AMU था, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16/Na ग्राम में लिखना है तो Na से डिवाइड करेंगे और 16/AMU, ठीक है। अब देखिए एक जब एटम्स का मास जो है वो 16/Na है, एक एटम्स का जो मास है वो एटॉमिक वेट जो है वो कितना है, 16/Na ग्राम, ठीक है। अब हमको पता है कि एक मोल में कितना एटम्स है, तो Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक मोल में कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो जरा देखिए इसको समझिए, यूनिटरी मेथड ही है, कुछ नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। देखिए हमको पता है कि एक ऑक्सीजन एटम का जो मास दिया है वो कितना है, 16/Na ग्राम है, और मोलर का डिफिनेशन, मोलर मास का डिफिनेशन क्या कहता है, मास ऑफ वन मोल, वन मोल मतलब कितने मोल, वन मोल मतलब कितना, Na एटम का जो वेट होगा वही आपका क्या होगा, मोलर मास। तो मोलर मास मतलब एक ऑक्सीजन एटम का मास अगर इतना है तो Na एक मोल में कितना है, Na एटम्स, तो Na एटम्स का मास कितना होगा, 16/Na इंटू क्या होगा Na, इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा, ये ग्राम था तो ग्राम जो था, ग्राम इधर लिख लीजिए यूनिट, तो यहां से आएगा तो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो देखते हैं वो 16 ग्राम, वो बेसिकली जो बात कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं मोलर मास के बारे में, ठीक है। हम लोग जो बात करते हैं वो मोलर मास के बारे में। एटॉमिक वेट का अगर बात करेंगे तो वो 16/Na ग्राम होता है, ये होता है। अगर सिंपल लिखना है तो 16/AMU लिख दीजिए, ठीक है। कार्बन का बताइए, तो कार्बन का अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये ऑक्सीजन का बात हो गया। अब अगर बात करना है कार्बन के बारे में, देखिए कार्बन का, अब हमको बताना है कार्बन का मोलर मास क्या होगा, कार्बन का मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास, एक एटम्स कार्बन का जो है वो कितना है, 12/Na है ग्राम, ठीक है, हम ग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है मोलर मास पूछा गया है, तो मतलब पूछा गया है कि एक मोल का पूरे का मास पूछा गया है, और हमको पता है कि एक मोल में जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम होंगे, इतना एटम्स होगा तभी तो एक मोल बना रहा होगा, क्योंकि बताया था स्टार्टिंग ही डेफिनेशन यही है, कहता है कि इतना मॉलिक्यूल्स मिलके ही एक मोल्स बनाते हैं। अब इतना मॉलिक्यूल्स अगर मास कैलकुलेट करना है तो इस मॉलिक्यूल्स का मास तो जितना एक का होगा और उसका जितने पूरे में से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। देखिए अगर एक एटम का मास अगर 12/Na है तो इतने नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो क्या होगा 12/Na इंटू ये कितना है, ये क्या है, एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब क्या है Na है, और ये कितने, ये यूनिट किस में था, ग्राम में था, तो Na से Na खत्म हो जाएगा और ये कितना निकल के आएगा, 12 ग्राम निकल के आएगा। समझ आ गया, ठीक है। हम लोग जो निकालते हैं वो ये एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट का जो ग्राम में निकल के आ रहा है वो 12/Na निकल के आ रहा है, और हमको मोलर मास पूछा गया है, तो मोलर मास का डेफिनेशन है मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ वन मोल। वन मोल में पता है मतलब एक मोल में कितना, इतना नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो इतना नंबर एक का इतना है, तो इतना में से कितना होगा, तो इतना होगा, तो ये 12 ग्राम निकल के आया, ठीक है। अगर आप लोग निकाल दीजिए वही नाइट्रोजन वाला का निकाल दीजिए, नाइट्रोजन वाले का कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा, तो मोलर मास नाइट्रोजन का क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन का मोलर मास पूछा गया है, मोलर जहां मोल से ही समझ जाइएगा, एक मोल का मास पूछा जा रहा है, ठीक है, एक मोल, तो एक मोल में पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर इसको लिख सकते हैं Na, ये नाइट्रोजन होगा इतना, एक मोल में कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब हमको चाहिए एक मोल्स में, मतलब
और हमको पता है कि एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 14 बाई Na, 14 बाई Na। ठीक है, अब हमको चाहिए एक मोल का, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसका कितना होगा, तो 14 बाई Na इंटू ये क्या नंबर है, तो Na ही तो है, Na से Na कट जाएगा, ये ग्राम में था तो ये भी ग्राम में होगा, तो ये 14 ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, तो एटॉमिक वेट का क्या है, AMU है, मोलर मास का क्या है, तो ग्राम है। जो बेसिकली जो ग्राम हम लोग देखते हैं कि 14 ग्राम लिख देते हैं, तो वो 14 ग्राम हम लोग क्या है, तो वो 14 ग्राम हम लोग मोलर मास लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और एक AMU जो बराबर था वो किसके बराबर था, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 ये kg, इतना kg। अगर ग्राम में चाहिए तो इतने, इसमें 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये इतना के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर लिखना है इसका कन्वर्जन का तो लिख लीजिए। ऑक्सीजन पहला, ऑक्सीजन अगर दिया हुआ है 16 AMU होता है, 16 AMU अगर लिखना है इसको तो 16 बाई Na होगा, 1 बाई Na, और यही 16 इंटू 1 बाई Na ही जो होता है वो कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर ग्राम में लिखना है तो यही होगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये ग्राम होगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन का लिखना है, नाइट्रोजन का 14 AMU है, तो 14 AMU है तो मतलब 14 इंटू क्या होगा, 14 बाई Na, ये क्या होगा, 14 बाई Na ग्राम होगा, 14 बाई Na ये ग्राम होगा, और 14 इंटू ये 1 AMU जो बराबर होता था वो कितना था, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होगा। ठीक है, ये एटॉमिक वेट, मोलर मास के बारे में क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसमें होगा मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें जो बेसिकली बात होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि CO2 का मास निकाल के बताइए। ठीक है, CO2 ये देखिए मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स क्या है कि नंबर, जो इसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम से मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, CO2। दूसरा H2O, ये भी मॉलिक्यूल्स है। CH4, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल्स है। O2 मॉलिक्यूल्स है, N2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका जो वेट निकाल के आएंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल के आएंगे, यही आपका क्या होगा, यही जैसे कि कार्बन, इसका निकालेगा तो कितना होगा, तो कार्बन का 14, कार्बन का 12 और प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो 12 प्लस कितना 32, तो ये कितना निकल के आएगा 44। ठीक है, अब ये 44, अब ये क्या है, अगर बोलेंगे करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी तक जो बात कर रहे थे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन था और उस पर बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा जो बात होगा वो होगा, अगर मास कोई कितना कोई वेट गिवन है उसमें हमको कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि इसका सबसे पहला एक फार्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, वो दोनों से अलग जो फार्मूला हम लोग अभी तक सीखे उससे अलग होगा। वो होगा मास ऑफ गिवन मास जो कि ग्राम में होगा। ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर मास, बाय गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या फिर ये होगा। ठीक है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल अगर बात करें, हमको कैलकुलेट करके अगर देखना है कि 11 ग्राम CO2 में 11 ग्राम CO2 जो होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। कैसे होगा कैलकुलेट कीजिए, तो जरा देखिए, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 11 ग्राम है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर ग्राम मास कितना है, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 12 प्लस कितना होगा 1632, तो इसका आएगा 44। ठीक है, तो 44 ग्राम
ग्राम पर मोल, ठीक है, 44 ग्राम पर मोल। यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4, ये कट जाएगा तो 1/4 आएगा, 1/4 मोल। इसको अगर लिखेंगे तो 0.25 मोल आएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल। दूसरा एग्जाम्पल अगर इसी में बनाइएगा, दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर मान लेते हैं कि 23 ग्राम 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कैलकुलेट करके बताइए कि कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है। क्या है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास बाय 46 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सोडियम का, तो इसका आता है 23, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 2 मोल्स आएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल, और ये भी ग्राम में है तो यहाँ से आएगा 2 मोल, इस तरह से, ठीक है। अब ये हो गया गिवन मास। ये जब मास गिवन है उसमें से पूछ रहा है तो हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास गिवन है और वहां से अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने दिया गया है तो फिर कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of glucose if glucose in, मान लेते हैं 5Na में कैलकुलेट। अगर 5Na जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, 5Na क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इफ इट कंटेन 5Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बनाइए तो जरा इसको, मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ दे रहे हैं एक बार, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को ग्लूकोज का। अगर बताया गया है कि ये कंटेन कर रहा है 5Na, कितना, 5Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स, ये 5Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितना मोल्स में कंटेन करेगा, ये निकालने बोला गया है क्वेश्चन नंबर इसमें। चलिए बनाइए तो इसको। बन गया क्या? अगर बन गया तो फिर बता दीजिए, ठीक है, हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, पहले वाला ही कंसेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें चेंज करेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या है, 5Na, इसमें अगर एवोगाड्रोस नंबर से कर देंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 5 मोल आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, ठीक है। यही क्वेश्चन में ट्विस्ट करें, हाँ करते हैं, यही क्वेश्चन में अगर करते हैं, ये तो सिंपल था, ये निकाल के ले आए। ये कैलकुलेट करना है कि 5Na मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का कितने ग्राम में कंटेन करेगा। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, यहां कर लीजिए कैलकुलेट वेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट वेट ऑफ ग्लूकोज, इसको मिटा के लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन 5Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बनाइए तो इसको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। पहले बोल रहा है कि वेट कैलकुलेट करना है, मतलब ये जो 5Na जो मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज का, ये कितने ग्राम में आएगा, ये कैलकुलेट करना है। आपका सिंपल है क्वेश्चन, फॉर्मूला एक ही है कैलकुलेट करने का, उससे निकालिए जरा। बनाइए, अभी जो फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला सही बनेगा, पहले ट्राई कीजिए खुद। देखिए क्या दिया हुआ है कि 5Na दिया हुआ है, तो हमको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा यहाँ से। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता करना है तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है, ये मार्कर को क्या हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास गिवन है, एक मिनट इंक डालते हैं। चलिए कैलकुलेट द वेट ऑफ द ग्लूकोज, कैलकुलेट हो गया क्या? देखिए नंबर ऑफ, मार्कर को क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होता है तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से कट जाएगा तो ये 5 मोल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस में बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमको कैलकुलेट करना है वेट, तो हम अभी फॉर्मूला सीखें कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो गिवन मास, मतलब कितना ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ये होता है, इक्वल टू ये मोल्स के बराबर होगा, मोल्स के बराबर। और हमको पता है कि ये मोल्स जो है वो कितना के बराबर है, ये 5 मोल के बराबर है, होगा यहाँ तक। हमको ये निकालना है, ये पता है। ये ग्लूकोज का देखिए, ग्लूकोज का कैलकुलेट कीजिए तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, C12 C6 H12 O6। इसका कैलकुलेट कीजिए तो 84 और प्लस 12 और यहाँ से 96 कितना आएगा, 6 6 12 10 8 18 18 और 19 192। गिवन मास कितना होगा, तो गिवन 192 इंटू 5 मोल, तो ये होगा इक्वल टू 5 मोल, ठीक है। तो यहां से अगर करेंगे तो वेट इक्वल टू जो होगा वो 5 इंटू 192 इतना ग्राम में कंटेन करेगा, ठीक है। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी अगर वेट अगर पूछा जाए, अगर कभी भी वेट पूछा जाए तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके लाइएगा। उसके बाद ये जो होगा वो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमको पता है, फॉर्मूला अभी सीखे हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, तो यहाँ से आपको वेट मिल जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास नोन होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करके लाए रहेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से वेट पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे वॉल्यूम रियल गैस के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा बात करेंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। आइडियल गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे आइडियल गैस के केस में। तो आइडियल गैस के केस में हमको पता है कि ये जो सबसे पहले बात आता है कि ये आइडियल गैस जो लिख रहे हैं, ये आइडियल गैस किसको बोलेंगे, तो वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, PV इक्वल टू nRT को, इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले गैस को बोला जाता है आइडियल गैस। तो P क्या है, तो P जो है वो है प्रेशर, ठीक है। V क्या है, तो V है वॉल्यूम। N क्या है, तो N जो है मोल्स। R जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट। और T क्या है, तो T जो है वो है टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह का जो PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को जो फॉलो करता है गैस, उस तरह का गैस को बोला जाता है आइडियल गैस, ठीक है। इस इक्वेशन को ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हम लोग गैसीय स्टेट में, बस कंसेप्ट इतना जानना था कि आइडियल गैस किसको बोलेंगे वो। अब हमको इस गैस के, वो सारे गैस में आइडियल गैस के केस में हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये जो गैस का कैलकुलेट कर रहे थे वो हम लोग STP पे कैलकुलेट करते हैं। अब आता है STP क्या है, तो ये बोलते हैं हम लोग इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए STP पहले दो तरह का, पहले भी बात और दो तरह का STP बात कर रहे होते हैं। एक होता है ओल्ड STP और एक होता है न्यू STP। न्यू STP दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। ओल्ड STP अगर है तो प्रेशर यहाँ जो होगा वो होगा 1 बार, और टेम्परेचर जो होगा वो यहाँ भी 0 केल्विन होगा, और जिसको बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 273 केल्विन होगा यहाँ। लेकिन न्यू STP में हम लोग प्रेशर को जो ले रहे होते हैं वो ले रहे होते हैं ATM में, ATM एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और T जो होगा यहाँ भी वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 273 केल्विन होगा, ठीक है। अब बात आता है कि इसका जो डिफरेंस क्या आया, तो फिर ये क्या केवल बार्स, देखिए ये दोनों में डिफरेंस है, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। अब यहां से अगर देखते हैं तो एक बार में कितना, ये दोनों का रिलेशन क्या है, सबसे पहले ATM और इसका क्या रिलेशन है, ये चीज को देखेंगे, ठीक है। तो 1 ATM जो बराबर होता है, 1 ATM वो लिख लीजिए, वो 1 ATM जो बराबर होगा 1.01235, ये इतना बार के बराबर होगा, ये, ठीक है। अब बात आता है, ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब आता है कि नंबर ऑफ मोल्स, मेरा जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस
नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इस तरह आइडियल गैस में वो कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, ठीक है इसको, ठीक है इस तरह से। जैसे कि अगर बात करें कि 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस में बता दीजिए कि कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमको इस फॉर्मूला में डालेंगे सिंपल नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम, ये लीटर में होना चाहिए, तो लीटर में होना चाहिए तो 11.2 लीटर दिया हुआ है, इसको 22.4 है, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/2, इसको लिखेंगे 0.5 मोल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमको ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने देगा तो मोल्स दे देगा, तो हमको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके आते हैं इस पे, उसके बाद ज्यादा बात करेंगे इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है इसी टॉपिक से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम कंटेन इन 5.6 लीटर ऑफ P4O10 एट एसटीपी। एट एसटीपी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हो तो समझ जाइएगा ओल्ड एसटीपी लेके कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओल्ड एसटीपी और न्यू एसटीपी में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। अगर बोलेगा न्यू एसटीपी तो वॉल्यूम इन लीटर ये होगा 22.7, ये बस इतना सा डिफरेंस है 0.7 का, ठीक है बस ये वाला। अगर न्यू एसटीपी बोलेगा तो यहाँ 22.7 रखेंगे, अगर ओल्ड एसटीपी बोलेगा तो 22.4। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग सॉल्व करेंगे ओल्ड एसटीपी लेके, वो 22.4 होगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, जरा इसको बनाइए, ये क्वेश्चन को बनाइए। तो हमको कैलकुलेट करना है फॉस्फोरस एटम कितना है इस 5.6 लीटर ऑफ P4O10। यहाँ लगेगा प्रीवियस कंसेप्ट जो हम लोग अभी स्टार्टिंग लेक्चर का स्टार्टिंग में सीखे थे, उस चीज का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। बनाइए जरा इसको। एटम्स बोला है, नंबर ऑफ एटम तभी निकलेगा जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए, किसी तरह मोल्स निकल जाएगा तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पता चलेगा। बनाइए तो इसको जरा सबसे पहले, देखिए बनाते हैं, बनाए या बनेगा, पहले खुद से ट्राई कीजिए। हो गया, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10, देखिए जिसका दिया गया है डाटा हम लोग उसी का मोल कैलकुलेट होगा यहाँ से, ठीक है। तो हमको पता है वॉल्यूम गैस इन लीटर, ठीक है लीटर में दिया हुआ है, इसको 22.4 से, ठीक है ऐसा। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 से ये 4 से चल जाना चाहिए, हाँ चल जाएगा 4 और 20, हाँ चला जाएगा 1/4, मतलब ये 0.25 आ गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। हमको चाहिए फास्फोरस एटम के बारे में, अगर पूछता P4O10 के बारे में तो ये 0.25 मोल आया था, इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा ये बन जाता क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में हमारा P4O10 का नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फास्फोरस एटम के बारे में, ठीक है। फास्फोरस एटम का कैसे निकलेगा बताइए तो जरा, फास्फोरस एटम का कैसे निकलेगा। देखिए फास्फोरस एटम का निकालने के लिए अभी हम बताए थे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कि अगर मॉलिक्यूल्स का पता है तो हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, P4O10/1 इक्वल टू फास्फोरस, कितना फास्फोरस एटम है 4 है तो 4, और एक अगर इसका ऐसे भी लिखेंगे ऑक्सीजन का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय 10 होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर हमको पता है कि P4O10 का जो है वो 0.25 मोल है बाई 1, ठीक है। हमको चाहिए फास्फोरस का मोल्स बाई 4 होगा, ऐसा होगा। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस एटम जो निकल के आएगा वो यहाँ से आएगा 1 मोल आएगा, ये 1 मोल आएगा। अगर 1 मोल आ गया ये यहाँ से तो इसका मतलब हमको ये पता है, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फास्फोरस एटम। तो अगर मोल्स पता है तो अगर एटम्स कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, भूल गए नहीं, ठीक है। अगर नहीं भूले हैं तो बताइए क्या होगा, यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे सर। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर पता होता है और हमको अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है तो सीधा सीधी हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ जो 1 मोल है तो 1 मोल में जो होगा वो कितना एटम्स होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, मतलब मॉलिक्यूल्स एटम होगा फास्फोरस एटम का, एटम ऑफ P। एक क्वेश्चन है इसी में, ऑक्सीजन का निकाल के बताइए तो कितना आएगा ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का निकाल के बताइए, नंबर ऑफ कैलकुलेट द फॉस्फोरस एटम है ना, या नंबर ऑफ, यहाँ कैलकुलेट फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों कर लीजिए। अब ऑक्सीजन का निकाल के बताइए, सेम कहानी इसी तरह इसका भी निकलेगा। ऑक्सीजन का यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितना निकलेगा। तो ये दो इक्वेशन को यूज करेंगे जो मेरे पास नॉन है। तो हमको पता है P4O10 का जो है 0.25 है, बाई 1 होगा, और इसका नहीं पता है, बाई 10 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जो आएगा वो आएगा 2.5 मोल आएगा। ये आया। अगर एक मोल में हमको पता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर इतना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना है, हमको नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा। तो सिंपल कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एटम जो निकलेगा वो क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.5 मोल है, इसको एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो समझ में आ गया। लीटर गिवन है, सबसे पहले इसको निकाल लीजिए, इसको निकालने के बाद फिर इक्वेशन को फॉर्म कर लीजिए। ये बहुत काम का चीज है, हर बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और अगर ये लिखने सीख गए तो आसान है। देखिए ये इस तरह में बहुत कम ही जगह मिलेगा लिखा हुआ, या फिर इस कंसेप्ट को इस तरह से बताया हुआ बहुत कम ही जगह, इसीलिए इस चीज को समझिए, आसानी से, आसान है, पूरा आसान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को समराइज करेंगे, मतलब इस चैप्टर नहीं, आज का लेक्चर को समराइज करेंगे। ठीक है, और जो हम लोग जो सीखे हैं उस चीज को एक जगह लाके जमा कर देंगे। ठीक है, सारा कंसेप्ट खेला जो था वो किस पे था, मोल्स पे। तो सबसे पहले यहाँ मोल्स लिख लीजिए, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, ये सेंटर पे होगा क्योंकि हम लोग सारा बात इसी पे किया है। ठीक है, यहाँ जो होगा वो वेट होगा, ठीक है, यहाँ जो होगा वो मास होगा, और यहाँ जो होगा वो वॉल्यूम होगा। सर ये क्या कर रहे हैं, ये जो है यही तीन से हम लोग जो है, ये तीन चीज से हम लोग जो है आज का चैप्टर कंक्लूड करेंगे। अगर वेट गिवन है और अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स तक आना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वेट गिवन है तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एरो को समझिएगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो वेट में से, वेट जो होगा ये ग्राम में होगा। ठीक है, इसमें अगर मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ नंबर मास नहीं, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये डब्बा होगा। ठीक, अब अगर वॉल्यूम अगर है, नंबर ऑफ, अगर मोल्स कैलकुलेट करना है, अगर मेरे पास वॉल्यूम है, हम अगर वॉल्यूम में अगर 22.4 लीटर को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, उसमें अगर हम एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो होगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगर पैटर्न जाना चाहते हैं, उल्टा अगर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे, अगर हमको पता है कि अगर वेट, अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है और हमको अगर वेट कैलकुलेट करना है कि इतना मोल्स कितना में कंटेन करेगा, तो सीधा सीधी हम लोग मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है और अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है, तो इसमें सीधा सीधी नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है और अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इसमें जो है 22.4 लीटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझ में आया, एरो का ध्यान रखिएगा बहुत, अगर ये एरो को ध्यान नहीं रखें तो सब चीज को सब जगह मिला के और क्या बना दीजिएगा, खिचड़ी। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, उसमें अगर एवोगाड्रोस नंबर, इधर लिख देते क्या, अगर एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स पता है, उसमें अगर एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरो किधर की ओर जा रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो
है वो निकाल के दे देगा। ठीक है, अब अगर इधर नंबर ऑफ मोल्स पता है, अगर उसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में अगर 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम पता चलेगा। अगर वॉल्यूम गिवन है गैस का, अगर उसमें 22.4 लीटर को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है और हमारा जितना भी बेसिक बात हो सकता था इससे ज़्यादा बेसिक बात नहीं कर सकते थे। मतलब जो बेसिक बातें जो हमने किया है वो बहुत बेसिक नहीं है, वो क्या है ना कि क्वेश्चन में रिपीट होता है। आप क्वेश्चन पलटेंगे वो इक्वेशन फॉर्म करने वाला कि मॉलिक्यूल्स का मोल्स पता चल गया, एटम का कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसानी से हमने इस तरह से कर लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। ठीक है, पूरे लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा, ढंग से कंप्लीट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया एक दो बार अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये सब पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है।